बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12, आखिरी चैप्टर चल रहा है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और उसका पार्ट जो है वो 8 हम करने जा रहे हैं। पार्ट 8, इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस देखेंगे, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस देखेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोलाइसिस, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ये सारी चीज़ें समझेंगे। इलेक्ट्रोड क्या होता है, कैटाइन क्या है, एनाइन क्या है। गला ख़राब हो गया। तो कैटाइन क्या है, एनाइन क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, गैल्वेनिक सेल क्या है, और आगे आने वाली वीडियोस का कंप्लीट पिक्चर जो है ना वो अभी आपको मैं चंद लफ्ज़ों में बता दूंगा, ताकि क्लियरली आपको फ़र्क पता लगे कि अब हम क्या कर रहे हैं और आगे हमने क्या करना है। समझ में आ रही है बात आपको? आप बुनियादी चीज़ जो है वो ये याद रख लें, कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। ये हमारे पास जो बुक में टॉपिक है ना, ये है इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। ये सारी की सारी चीज़ें आगे आएंगी। अभी तो इस वीडियो के अंदर सिर्फ बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसको ज़रा दोबारा से याद कर लें आप। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री की ब्रांच है। इसके अंदर किस चीज़ को स्टडी करते हैं हम? किस चीज़ को स्टडी करते हैं हम? इसके अंदर हम स्टडी करते हैं कन्वर्जन को। कन्वर्जन को स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। किस चीज़ की कन्वर्जन हो रही है? केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब इसका उलट हो गया। तो आपसे कोई पूछता है भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, आप बता दीजिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। क्या करते हैं हम इसके अंदर? स्टडी करते हैं। किस चीज़ को स्टडी करते हैं? कन्वर्जन को स्टडी करते हैं। किस चीज़ की कन्वर्जन हो रही है यहाँ पर? केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। वो बोलता है अभी भी बात जो है वो समझ में आ गई कि इसके अंदर कन्वर्जन देख रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेकिन ये तो बिल्कुल साइंसी ज़बान की बात है, आसान भाषा में, आसान लफ्ज़ों में। क्या मतलब है भाई, क्या कर रहे हैं हम इसके अंदर? आप बोलें भाई हम इसमें बिजली बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? बिजली बना रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाना सीख रहे हैं हम इसके अंदर। अब समझ में आ गई? वो बोलेगा हाँ अब बिल्कुल समझ में आ गई। बिजली बना रहे हैं इसके अंदर, इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? हाँ, इस कैसे का जवाब अभी आपको मिलेगा। किस मेथड के ज़रिए बना रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। ये है इलेक्ट्रोलाइसिस, ये वो मेथड है जिसकी मदद से हम बिजली बनाएंगे। समझ में आ गई बात आपको? अब इसमें बिजली बनाने के लिए थोड़ी सी हिस्ट्री ज़रा आप इलेक्ट्रिसिटी या बिजली की भी सुन लीजिए। इलेक्ट्रिसिटी की तारीख़ क्या है? इंसान ने जब से कोई 5000 6000 साल की हमारे पास हिस्ट्री मौजूद है, ह्यूमन हिस्ट्री, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 साल की हिस्ट्री मौजूद है। उससे पहले इंसान के साथ क्या होता रहा किसी को कुछ नहीं पता, सिर्फ ख़यालात हैं। बहरहाल तो वो इंसान जो पत्थरों के दौर में रहता था और इस तरह से कुछ भी नहीं था, जानवरों का शिकार करता था, जानवरों की खाल पहनता था, लाइक दिस, बिला बिला, बहुत सारी आपने बातें सुनी होंगी। वो 5-6 हज़ार साल पुराना वाला इंसान, जब ना बिजली थी, ना गैस था, ना पानी था। खैर पानी तो था। इलेक्ट्रिसिटी क्या उस ज़माने में भी थी? भाई उस ज़माने में भी थी। कौन सी इलेक्ट्रिसिटी थी पहले आप ये समझ लीजिए। इलेक्ट्रिसिटी की बुनियादी तौर पर 2 किस्में हैं। एक हमारे पास होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी, दूसरी हमारे पास होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। करंट वर्ड का मतलब ये होता है जो चीज़ हरकत में हो। स्टैटिक वर्ड का मतलब ये होता है जो चीज़ रुकी हुई हो, साकिन हो, स्टैटिक हो, अपनी जगह पर। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी कौन सी है? वो इलेक्ट्रिसिटी जो कि हरकत में है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वो जो कि एक जगह पर रुकी हुई है। तो इंसान ने सबसे पहले जो इलेक्ट्रिसिटी को ऑब्ज़र्व किया वो कौन सी टाइप थी? वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी थी। अच्छा, कहाँ ऑब्ज़र्व किया? 2-3 जगहों पे उसने ऑब्ज़र्व किया। सबसे पहले उसने नेचर में देखा कि भाई ये आसमानी बिजली कड़क रही है, आसमानी बिजली कड़क रही है।
तो ये जो बिजली की कड़क उसने देखी और आवाज़ सुनी, थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग बोल्ट, दो चीज़ें उसने ऑब्ज़र्व की। एक तो बड़ा ज़ोरदार धमाका कि आवाज़ बड़ी तेज़ आई भाई आसमान पर जब बिजली कड़की। दूसरी चीज़ उसने क्या देखी, उसने देखी लाइट। दो चीज़ें उसने देखी। देखें इंटरेस्टिंग फैक्टर है, आसमान पर हो क्या रहा है भाई जिसकी वजह से ये दो चीज़ें ऑब्ज़र्व की इंसान ने। उसके दो हवास से खमसा पे ये असरअंदाज हुई। दो हवास से खमसा, दो सेंसेस, एक उसकी आंखें, दूसरे उसके कान। उसके कानों ने शोर सुना, डिंग, आसमान पर आपको पता है बिजली जब कड़कती है। दूसरा उसकी आंखों ने बिजली को देखा। ये कौन सी टाइप थी, ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी थी। ये कहाँ पैदा हुई, ये बादलों में पैदा हुई। कब पैदा हुई, जब चार्जेस जो हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे से टकराए। खैर उस ज़माने के इंसान को तो नहीं पता था कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे से टकरा रहे हैं बादलों के अंदर। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कहाँ से आएंगे, बादलों में है क्या, बादल हैं क्या, पानी ही तो है, H2O, हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन्स ये टकरा रहे हैं, जिसके टकराव की वजह से क्या हो रहा है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। आपको कैसे पता लग रहा है, इसी बिजली की कड़क की सूरत में आपको लाइट नज़र आ रही है और आपको साउंड जो है वो सुनाई दे रहा है। तो जब भी चार्जेस आपस में टकराते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। लेकिन ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, दूसरी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहाँ देखी इंसान ने, ईल। ये वो मछली है जिसको आपने सुना होगा, वो मछली जिसको हाथ लगाएं तो आप करंट लगता है, बड़ा ख़तरनाक किस्म का करंट होता है, 220 या 240 वोल्ट का करंट होता है उस ईल मछली के अंदर, इतनी बड़ी जो होती है। अगर आपने उसको हाथ लगाया तो आप अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, इतनी ख़तरनाक होती है वो ईल मछली। मैंने एक नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पर देखा था, एलिगेटर ने उस ईल मछली के ऊपर अटैक किया था। वो मरने वाली थी, तालाब के किनारे ही थी, तो एलिगेटर ने उस पर अटैक कर दिया। वो तो मरने वाली थी लेकिन उसके बिजली के झटके से जो है ना वो बेचारा एलिगेटर वहीं चिपक गया। तो नेचर में इंसान इलेक्ट्रिसिटी को ऑब्जर्व कर रहा था, बिजली के इलेक्ट्रिसिटी जो उसको आसमान में नज़र आ रही थी और इस तरह की ये वो उस इफ़ेक्ट को वो फील कर रहा था, उसको झटका लग रहा था कि यार ये क्या है। फिर इसके अलावा आप लोगों ने सर्दियों में महसूस किया होगा, आपके कपड़ों में या आपके कंबल वगैरह जो हैं वो आप उनको उठाते हैं, जब चर्र आवाज़ आती है, टिक 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 आवाज़ आती है, कंबल जब उठाते हैं क्या होता है उसके अंदर भाई, वो चार्जेस होते हैं, स्टैटिक चार्जेस। और उन चार्जेस की वजह से वो चार्जेस जब आपस में टकराते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस, तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, जिसकी वजह से आपको हल्की सी चुभन सी महसूस होती है, ब्लैंकेट्स वगैरह में या कपड़ों में होता है ना ऐसा, आवाज़ भी आती है बाकायदा चन 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 की। ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। और भी है, तो इंसान इस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से वाकिफ़ था। सबसे पहले इसी के ऊपर काम हुआ था। अच्छा, अब इंसान ने जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई सबसे पहले, ये तो खैर बहुत बड़ी तवील दास्तान है, इसके ऊपर अगर आप पूरी हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो इस पर बाकायदा मैंने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप देखें प्लेलिस्ट, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री जो है उसके अंदर आपको बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट पड़ी होगी, ठीक है, उसमें आप देखें, उसके अंदर आपको जो है वो मिल जाएगा। ये डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला जो है ना, उसमें मैंने पूरी तफसील से बताई है, पूरी तारीख़ बताई है। वो 18 वीडियोज़ हैं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। उसमें पहले मैंने हिस्ट्री बताई है इलेक्ट्रिसिटी की, फिर मैंने हिस्ट्री बताई है मैग्नेटिज़म की। तो ये पूरी चीज़ें बहुत डिटेल से मैंने बताई हैं। बहरहाल, तो इंसान ने जो पहले बिजली बनाई, अब इंसान जो बना रहा है बिजली, वो कौन सी बना रहा है, कौन सी इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। आपके घरों में जनरेटर होते होंगे, ठीक है, ये जनरेटर कौन सी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, हरकत वाली इलेक्ट्रिसिटी। इंसान ने पहले जनरेटर बनाया था, पता है आपको जी, 300 साल पहले, 400 साल पहले, जब ऐसी बिजली इलेक्ट्रिसिटी आम नहीं थी, तो उस ज़माने में इंसान ने जनरेटर बाकायदा बनाया था। लेकिन वो जनरेटर कौन सा था, कौन सी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता था, पता है आपको, करंट इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वाला जनरेटर इंसान ने बनाया था सबसे पहले, साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने बनाया था। उससे सिर्फ झटका लगता था आपको, जैसे आपको देखिए, नोट करें ना, सर्दियों में आपको कंबल वगैरह उठाते हैं, ब्लैंकेट उठाते हैं, हल्का सा झटका नहीं लगता, तो उससे ये होता था। बहरहाल, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पे इंसान ने सबसे पहले जो है वो काम करना शुरू किया।
और उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जो है वो काम किया गया। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जो है वो करंट वार्स जो हैं वो भी चली हैं। निकोला टेस्ला और जो है वो थॉमस एडिसन के दरमियान बड़ी सीरीज़ है, ये भी एक गूगल पे सर्च करें, यूट्यूब पे सर्च करें तो ये आपको पता लगेगा। बहरहाल तो स्टैटिक, अब ये बिजली इंसान बना कैसे रहा था, ये सवाल पैदा होता है, बिजली ये बना कैसे रहा था। दो तरह से बिजली बनाई जाती थी, मैकेनिकल तरीके से, जिसमें एक मैग्नेट आप लेते हैं और उस मैग्नेट के लेफ़्ट राइट वायर्स जो हैं उनको रब करते हैं तो उन वायर्स के अंदर चार्ज आ जाता है और उन वायर्स के अंदर इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है। एक मैग्नेट लेके उसके आगे पीछे वायर्स लेके, कॉपर की वायर हो या एल्युमिनियम हो, गोल्ड की या आयरन की वायर्स हों, उसको घुमाएं। गोल्ड की वायर्स तो खैर हो नहीं सकती, गोल्ड की वायर अगर आपके पास हुई तो आप ये वीडियो थोड़ी ना देख रहे होंगे, आप तो पता नहीं कहाँ शिप पे बैठे होंगे, मज़े कर रहे होंगे। तो बहरहाल ये आयरन की जो वायर्स हैं, ये सारी की सारी जो है आयरन की वायर या कॉपर की वायर आप मैग्नेट के इर्द गिर्द जो घुमाते हैं ना, तो इससे भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये पहले बाइसिकल्स में, साइकिल्स जो हैं इनके अंदर डायनामो लगे होते थे, वो डायनामो घूमते थे तो उनके अंदर वायर्स लगी होती थी और उनके अंदर ही मैग्नेट होता था। जब पहिया घूमता था तो वो वायर्स भी अंदर लगे हुए मैग्नेट के इर्द गिर्द घूमती थी, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती थी उन वायर्स में, और उस वायर्स कनेक्ट होती थी उस साइकिल की बत्तियों से, और वो बत्तियाँ जलने लगती थी और उसका जो है ना वो हॉर्न जो है वो भी चलता था। तो आप जितनी साइकिल ज़्यादा चलाते हैं उतने ज़्यादा टायर घूमता है, उतना ज़्यादा वायर्स जो हैं उस अंदर लगे हुए मैग्नेट के इर्द गिर्द घूमते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। तो बहरहाल ये तरीका था मैकेनिकल। आज भी ये मैकेनिकल तरीका काम करता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैकेनिकल, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की मदद से अब ये काम किया जाता है। पहले मैकेनिकल होता था, आपको हाथ की मदद से या अपनी ताकत से ये काम करना पड़ता था। दूसरा जो तरीका था जिसकी तरफ हम आ रहे हैं बिजली बनाने का, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का, करंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का। अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी इसी से अटैच है और करंट इलेक्ट्रिसिटी भी इसी से अटैच है। किससे? केमिकल्स की मदद से, केमिकल रिएक्शंस की मदद से बिजली बनाना सीखा गया। और यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने हमारे लिए नेचर में बहुत सारी चीज़ें रखी हैं। देखें, अल्लाह ताला ने जो ये कायनात बनाई है ना सारी की सारी, उसके अंदर जगह जगह अल्लाह ताला ने हमारे लिए मौके रखे हैं सीखने के। आसमानी बिजली ना कड़कती तो इंसान उसको देखता ही नहीं, ये नेचुरल प्रोसेस है। वो ईल मछली जो है उसके अंदर बिजली ना होती तो इंसान को इलेक्ट्रिसिटी का पता नहीं लगता। बिल्कुल इसी तरह जो लेमन है या इसी तरह के सिट्रस फ्रूट्स हैं, आलू है इस तरह का, या लेमन आप ले लें और लेमन को काट के उसमें 2 वायर्स लगाएं और 2 वायर्स को जो है ना छोटे से LED बल्ब के साथ कनेक्ट कर दें, वो बल्ब जल जाएगा। एक लेमन पे आप ये तजुर्बा कर सकते हैं। तो लेमन से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। क्या हो रहा है लेमन के अंदर, उसके रस के अंदर क्या हो रहा है, उसके जूस के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो वो लेमन जूस जो है खुद क्या कहलाया, खुद वो केमिकल कहलाया। बात समझ रहे हैं? अब वो लेमन जूस खुद केमिकल कहलाया और वहाँ क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है उस लेमन के जूस के अंदर, उससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। आपको कैसे पता? कि जब आपने उस कटे हुए लेमन के बीच में वायर्स रखी पतली पतली 2 और उन वायर्स को छोटे से LED बल्ब के साथ कनेक्ट कर दिया तो वो बल्ब जल गया, वो बल्ब जल गया। समझ में आ रही है बात आप? ये सारी सूरत हाल। अब इंसान ने, अब ये जो बिजली प्रोड्यूस हुई है, क्या ये मैकेनिकल हुई है, क्या ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल हुई है, क्या मैग्नेट का यूज़ किया गया है, किस तरह? नहीं, कुछ भी नहीं। केमिकल रिएक्शन की मदद से इलेक्ट्रिसिटी आपने प्रोड्यूस की है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम जो इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस देखते हैं, और इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर जो आपने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ये जो सब सीखा, ये आपको पहले क्यों सिखाया गया है? क्योंकि इसके अंदर जो ताल्लुक़ है वो इलेक्ट्रॉन का है। ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो आप देखें, आप इलेक्ट्रॉन से ही वास्ता पड़ रहा है घूम फिर के आपका। अगर एक लफ्ज़ में मैं आपसे पूछूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सब कुछ जो आपने पिछली वीडियोस के अंदर सीखा है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ये सब जो आपने सीखा, इसमें बात किसकी की जा रही थी? इलेक्ट्रॉन की। अब जब आपको ये सारी चीज़ें आ गई हैं समझ में, तो अब टाइम है कि अब हम आपको ये सिखाएं कि इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे है,
केमिकल रिएक्शन की मदद से। ये जो केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, इन्हीं केमिकल रिएक्शंस को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, जो कि कलेक्टिव नाम है दो हाफ रिएक्शंस का। एक को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन और दूसरे को कहते हैं रिडक्शन। ये एक साथ चलते हैं। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, एक हाफ रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा होता है, दूसरे हाफ रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा होता है। समझ में आ गई बात? तो आपको अब क्लियर पिक्चर, मैंने पूरी तारीख भी बता दी, सब आप समझ गए। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इलेक्ट्रोलाइसिस। इसके अंदर हम एक जुमले में क्या करने जा रहे हैं भाई, हम करंट इलेक्ट्रिसिटी बनाने जा रहे हैं। किसकी मदद से? केमिकल रिएक्शन की मदद से। अब यही करंट इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन को वो एक और तरह से आपको बताता है। कैसे? यहाँ पर वो कह रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप क्या पढ़ रहे हैं? कन्वर्जन पढ़ रहे हैं। कन्वर्जन पढ़ रहे हैं किसकी? केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी नाम मिलता जुलता नहीं लगता केमिकल रिएक्शन से, और दूसरा लफ्ज़ केमिकल से। देखें कोई ताल्लुक तो है ना। केमिकल एनर्जी दो चीज़ों से कनेक्ट होती हुई नज़र आ रही है हमें। केमिकल एनर्जी, पहली चीज़ केमिकल, दूसरी चीज़ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, इन दो चीज़ों से केमिकल एनर्जी कनेक्ट है, क्योंकि कोई ना कोई केमिकल होगा जिसके अंदर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होगा, उसके नतीजे में केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। किस शक्ल में? इलेक्ट्रिसिटी की शक्ल में। जी, इलेक्ट्रिसिटी की शक्ल में, इलेक्ट्रिक करंट की शक्ल में केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और फिर आप क्या करेंगे कि केमिकल रिएक्शन, वो केमिकल जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन हुआ है, जिससे केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, इसी केमिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिक करंट को, इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हुए आप क्या करेंगे? आप इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी केमिकल के अंदर थी, केमिकल एनर्जी केमिकल के अंदर थी। इस केमिकल के अंदर से इस केमिकल एनर्जी को निकालना है। कैसे निकालना है? केमिकल रिएक्शन करवा के। और जब केमिकल रिएक्शन होगा इस केमिकल के अंदर, तो इसमें जो केमिकल एनर्जी है वो निकलेगी। अब आप उसको कन्वर्ट करेंगे किस में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, अब इसको और आसान कर देता हूँ। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर कन्वर्जन देख रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और दूसरे लफ्ज़ों में बताऊँ, केमिकल रिएक्शन की मदद से बिजली पैदा कर रहे हैं और बिजली की मदद से केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं। दूसरी दफ़ा बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं और केमिकल रिएक्शन की मदद से इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहे हैं। तीसरी दफ़ा बता रहा हूँ ताकि ये जुमला आप मेरा पक्का पक्का याद कर लें, रट लें। केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पैदा हो रही है केमिकल रिएक्शन की मदद से। समझ में आ रही है बात? ये कन्वर्जन हो रही है, यही कन्वर्जन हो रही है, कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं, और केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसके नतीजे में क्या पैदा हो रही है? इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है। और वो जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है उससे क्या करवा रहे हैं आप? दोबारा केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं, और दोबारा केमिकल रिएक्शन के नतीजे में क्या पैदा हो रही है? इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है। जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है उससे आप क्या करा रहे हैं? दोबारा केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं। दोबारा केमिकल रिएक्शन से क्या हो रहा है? दोबारा इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है। ये लूप चल रहा है, ये साइकिल चल रहा है, और यही सब कुछ होता है। पता है किस जगह पर? बैटरी में, बैटरी में। ये इसका पार्ट 1 जो था ना, उसमें मैंने ये तफसील ये सारी बता दी थी, उसमें मैंने ये तफसील सारी बता दी थी। अब ज़रा चलते हैं बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की तरफ। इसकी बेसिक्स जो हैं वो क्या है? बेसिक्स, इसकी बुनियादी चीज़ें, क्योंकि अब हम ये बात समझ गए हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर
आप क्या कर रहे हैं ये मत भूलिएगा मेहरबानी करके यार। कोई पूछता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या कर रहे हैं, बस आपने ये याद रखना है, उसको क्या जवाब देना कि भाई हम केमिकल रिएक्शन की मदद से इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहे हैं। केमिकल रिएक्शन की मदद से क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहे हैं। बस ये बात याद रखिएगा, क्योंकि अगर ये बात भूल गए ना आप तो आपको इलेक्ट्रोलाइसिस भूल जाएगा, आपको सब कुछ भूल जाएगा। इसमें सेल्फ असेसमेंट भी है जो कि आपको यही बता रहा है कि इस नीचे सेल्फ असेसमेंट में आपसे बोल रहा है कि भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो बताइए, इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो बताइए क्या है, और इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड ये भी बताइए। तो सोडियम क्लोराइड को बेस बना के हम यहाँ पर अभी इस सबको स्टडी करेंगे। आप यहाँ पर सोडियम क्लोराइड यानी कि सॉल्ट ले लीजिए, टेबल सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड ये आपके पास आ गया। आप एक बीकर लें और उसमें पानी डाल दें और इस सॉल्ट को आप इसमें डाल दें। जैसे ही आप सॉल्ट इसमें डालेंगे क्या होगा, सोडियम आइंस प्रोड्यूस होंगे और क्लोराइड आइंस जो है वो प्रोड्यूस होंगे। दो मेटल की स्ट्रिप्स जो हैं, कॉपर की ले लें, ठीक है, गोल्ड की ले लें, पतरियाँ छोटी छोटी सी प्लेट्स, आपका स्केल नहीं है, फुट्टा रूलर, इसके हिसाब से ये इसको एक को यहाँ डाल दें, दूसरे को यहाँ डाल दें। किसी भी मेटल की हो, कभी कोई मसला नहीं है, दोनों कॉपर की ले लें, कोई परेशानी की बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बताया था मैंने, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से केमिकल रिएक्शन करवाना, ये बात याद रखिएगा। केमिकल रिएक्शन होगा, पता है कौन सा केमिकल रिएक्शन यहाँ पर होगा, किसकी मदद से, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। इलेक्ट्रिसिटी की मदद से क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। और ये केमिकल रिएक्शन कौन सा है, ये है रिडॉक्स रिएक्शन। ये कौन सा है, रिडॉक्स रिएक्शन, यानी कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। कैसे होगा, इसके लिए आपको या तो बैटरी ले लें, बैटरी का एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है, या फिर आपका जो मेन स्विच बोर्ड है ना, घरों में लगा हुआ होगा, इस तरह का स्विच बोर्ड होता है, ठीक है। ये बटन होते हैं और यहाँ पर ये जो, तो दो तारें इसमें लगा दें आप, एक तार इसके अंदर घुसा दें, दूसरी तार इसमें घुसा दें। ये जो दो आपको सुराख नज़र आ रहे होते हैं ना आपके स्विच बोर्ड में, इनमें से एक सुराख पॉजिटिव होता है, दूसरा सुराख नेगेटिव होता है, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ से भी ये काम हो सकता है, लेकिन हम अभी एक बैटरी की मदद से कर रहे हैं। बैटरी जो है पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, आपको दो वायर्स चाहिए, ठीक है। एक वायर इससे बांधें पॉजिटिव टर्मिनल से और उसको इसके साथ लाके एक स्ट्रिप के साथ बांध दें। दूसरी वायर लें, उसको नेगेटिव टर्मिनल से बांधें और उसको लाके यहाँ पर इस वाले मेटल की स्ट्रिप से बांध दें। अब ये आपने याद रखना है कि बैटरी के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव लिखा हुआ होता है। आपने जिस वायर को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है और उसका दूसरा हिस्सा आपने जिस मेटल स्ट्रिप के साथ लगाया है, उसको पता है क्या, वो क्या हो जाएगी, वो भी पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। और जो वायर नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है बैटरी के, उसको जिस स्ट्रिप के साथ आप कनेक्ट कर रहे हैं वो भी नेगेटिव हो जाएगी, वो भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब ये जो एक नेगेटिव मेटल की प्लेट है और दूसरी जो पॉजिटिव मेटल की प्लेट है, इस नेगेटिव मेटल की प्लेट को हम कहते हैं कैथोड, और जो ये पॉजिटिव मेटल की प्लेट है इसको कहते हैं एनोड। और कलेक्टिवली इन दोनों को कहा जाता है इलेक्ट्रोड्स। तो ये क्या है, अब मेटल की स्ट्रिप, अब ये कहलाएगी इलेक्ट्रोड। ये मेटल की स्ट्रिप अब क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोड। ये वाली मेटल की स्ट्रिप जो कि पॉजिटिव वायर से कनेक्ट है, अब क्या कहलाएगी, एनोड। ये ये जो है वो मेटल की स्ट्रिप या ये जो इलेक्ट्रोड है जो कि उस वायर से कनेक्ट है जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, अब ये क्या बन गया, इलेक्ट्रोड। ये कौन सा इलेक्ट्रोड है, ये कैथोड बन गया। तो एनोड भी इलेक्ट्रोड है, कैथोड भी इलेक्ट्रोड है। आपकी मर्ज़ी है, आप किसी को भी कैथोड बना दें, किसी को भी एनोड बना दें, ये आपकी मर्ज़ी। और ये होती क्या है,
मेटल की स्ट्रिप्स होती हैं पतली पतली, आपका स्केल होता है लाइन खींचने वाला, इतनी पतली पतली स्ट्रिप्स होती हैं, आप वो ले लें, ठीक है। मेटल की होनी चाहिए, इसको कॉपर कर दें, इसको आयरन कर दें, या दोनों को आयरन कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेटल होना चाहिए, चाहे तो गोल्ड की कर लें। अब ये हो गया। अब जैसे ही ये काम होगा, याद रखिए मैंने क्या बताया है कि ये मत भूलिएगा, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से केमिकल रिएक्शन होगा। कौन सा वाला? रिडॉक्स। और रिडॉक्स के अंदर आपको पता है ना, एक रिडक्शन होता है और दूसरा ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की पुरानी डेफिनेशंस मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर जो डेफिनेशन काम करेगी वो सिंपल सी करेगी, सिर्फ एक, रिडक्शन का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आपसे पूछा जाए कि भाई रिडक्शन क्या है, आप बोलें केमिकल रिएक्शन की एक टाइप है। ऑक्सीडेशन क्या है, आप बोलें ये भी केमिकल रिएक्शन की एक टाइप है। रिडॉक्स क्या है, आप बोलें ये भी केमिकल रिएक्शन की एक टाइप है। कलेक्टिवली हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रिडक्शन जो कि केमिकल रिएक्शन की एक टाइप है, इसमें हो क्या रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ऑक्सीडेशन जो कि केमिकल रिएक्शन की एक टाइप है, इसमें क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। अब हमें ये देखना है कि ये हो किस जगह पे रहा है। जैसे ही आप बैटरी को कनेक्ट करेंगे ना इसके साथ, इस इलेक्ट्रोड के साथ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इस वायर के ज़रिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे। ऑब्वियस सी बात है, बैटरी के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, बैटरी के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। बैटरी हमारा अगला टॉपिक है, इसके बाद हम बैटरी को भी देखेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन बन कहाँ से रहे हैं। ये पहले आपको इलेक्ट्रोलाइसिस समझ में आ जाए ना ज़रा। तो बहरहाल बैटरी के इस नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आपने जो सॉल्ट डाला था, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाता है। अपोजिट चार्जेस एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, भागते हैं। नेगेटिव चार्जेस या पॉजिटिव चार्जेस या सेम चार्जेस, भले वो नेगेटिव हों या पॉजिटिव हों, वो एक दूसरे से दूर भागते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपकी मेटल की स्ट्रिप या आपका इलेक्ट्रोड जो कि कैथोड है, अब नेगेटिव हो चुका इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ आए तभी जाके ये नेगेटिव हुआ है, ये कैथोड, तभी जाके ये कैथोड हुआ है। अब इसकी तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, ये देखें, सोडियम, ये इसके पास जाएगा। इस प्लस का मतलब क्या है सोडियम के, ज़रा समझ जाइए। इस प्लस का मतलब ये है कि इसके पास डेफिशिएंसी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंसी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है सोडियम आयन के पास। ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से ले लेगा, यहाँ से ले लेगा, इस कैथोड से। ये इसके पास जाएगा, इससे एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये पता है क्या बन जाएगा, सोडियम का एटम, सोडियम का एटम। ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या है अभी देखें। जिन बच्चों ने पिछली वीडियोस देखी है ना, वो तो क्विकली इसको समझ जाएंगे, कैच करेंगे। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +1 है ना। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0, ये मेटल बन चुका है। तो +1 से 0 की तरफ गया है, ऐसे ही है ना, +1 से 0 की तरफ गया है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है या घटा है, घटा है, कम हो गया, +1 से 0 की तरफ आ गया। और आपको याद है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर घट जाए या कम हो जाए तो कौन सा रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन होता है, याद करें, रिडक्शन होता है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर इस सोडियम आयन ने यहाँ पर आके जो इलेक्ट्रॉन एक ले लिया और उसके बाद ये सोडियम का एटम बन गया। तो यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 था, यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुई है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है। तो इसका मतलब कौन सा प्रोसेस हुआ है, रिडक्शन, रिडक्शन हो गया। केमिकल रिएक्शन हो गया ना, केमिकल रिएक्शन। क्या समझाया था मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इन विच सेंस, किस सेंस में, इसी सेंस में भाई। ये देख लीजिए आप,
इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, बैटरी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी है ना, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ये केमिकल रिएक्शन हुआ है, रिडक्शन। अगर इलेक्ट्रिसिटी ना होती तो ये केमिकल रिएक्शन रिडक्शन नहीं होता। ये रिडक्शन का केमिकल रिएक्शन होने के लिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना ज़रूरी है। और इलेक्ट्रॉन का गेन कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन आएंगे, जब किसी को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी। सोडियम आयन को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, एक इलेक्ट्रॉन की, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए हैं? यहाँ से आए हैं, नेगेटिव टर्मिनल से। और यहाँ पर कौन सा रिएक्शन हो गया? रिडक्शन रिएक्शन हो गया। समझ आ गई बात आपको? अच्छा, ये क्लोराइड आयन क्या करेगा? ये क्या है बेसिकली? ये क्लोराइड आयन जो है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। ये क्लोरीन का एटम है, ये क्लोराइड आयन है। दोनों में फ़र्क क्या है? इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन हैं। इसके पास प्रोटॉन्स के मुकाबले में एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा। अब ये क्या करेगा? ये एक इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा। किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? ये पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ। तो ये कहाँ जाएगा? क्लोराइड का आयन ये यहाँ आएगा, और यहाँ आने के बाद ये क्लोरीन का एटम बन जाएगा, क्लोरीन का एटम बन जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, और यहाँ से यहाँ आके ये दोबारा एक इलेक्ट्रॉन बैटरी में चला जाएगा। अब आप में से तकरीबन लोगों ने यही सुना होगा कि भाई इसमें तो इलेक्ट्रॉन चलते ही नहीं हैं, पॉजिटिव वायर में तो इलेक्ट्रॉन चलते ही नहीं है। भाई चलते हैं, उल्टी दिशा में चलते हैं, उल्टी डायरेक्शन में चलते हैं। समझ में आ रही है बात आपको? इसमें भी इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, दोनों में इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। फ़र्क ये है कि ये नेगेटिव वायर के अंदर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, पॉजिटिव वायर में से इलेक्ट्रॉन वापस जा रहे हैं बैटरी में। समझ में आ गई बात आपको? अच्छा, अब कौन सा क्या केमिकल रिएक्शन हुआ है? बिल्कुल केमिकल रिएक्शन हुआ है। किसकी मदद से हुआ है? इसी इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हुआ है, इसी बैटरी की मदद से हुआ है। यहाँ पर भी कौन सा हुआ है? ऑक्सीडेशन। कैसे कह सकते हैं सर आप? भाई ऑक्सीडेशन के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाती है। क्लोराइड आयन और क्लोरीन के एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़रा चेक कर लें। यहाँ पर क्लोरीन का एटम बना है ना, ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। क्लोरीन का एटम है, ये एलिमेंट है, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है -1। -1 से 0 तक का सफ़र हुआ है ये, और -1 से 0 की तरफ ये आया है, -1 से 0 की तरफ ये आया है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी है या घटी है? बढ़ गई है भाई। -1 से 0 की तरफ आया है, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ है? यहाँ पर कौन सा केमिकल रिएक्शन हुआ है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन यहाँ पर हुआ। समझ में आ गई बात आपको? ऑक्सीडेशन यहाँ पर हुआ है। तो एक जगह पर रिडक्शन हुआ है, दूसरी जगह पर ऑक्सीडेशन हुआ है। ये जो बर्तन है ना पूरा का पूरा, जिसमें ये इलेक्ट्रोड्स मौजूद हैं, कैथोड और एनोड, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इसको कहते हैं, ठीक है। जहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। अच्छा, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पैदा भी तो हो रही है ना। अब हमारा जहन क्या कहता है? यार केमिकल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम देख रहे हैं केमिकल रिएक्शन की मदद से इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है, और इलेक्ट्रिसिटी की मदद से केमिकल रिएक्शन करवाया जा रहा है। तो ये तो हमने देख लिया कि केमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से केमिकल रिएक्शन हो गया, रिडक्शन भी, ऑक्सीडेशन भी। तो ये इलेक्ट्रिसिटी पैदा कहाँ हो रही है? यहाँ पर। तो ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा हो। एग्जैक्टली, यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है बैटरी के अंदर। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है। और वो जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है उससे क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और केमिकल रिएक्शन हो रहा है। समझ आ गई बात? तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है, जो कि आगे जाके क्या करवा रही है? केमिकल रिएक्शन करवा रही है। ये है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसके अंदर
इलेक्ट्रिसिटी की मदद से केमिकल रिएक्शन हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन, और ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ये वाला, जिसमें केमिकल रिएक्शन की मदद से इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है। और ये हम आगे देखेंगे, इसके मुख्तलिफ नाम हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के। गैल्वेनिक सेल, वो मार्कर ही गिर गया, गैल्वेनिक सेल फॉर एग्जाम्पल, गैल्वेनिक सेल ये आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये थी सारी की सारी बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसमें मैंने आपको सोडियम, ये इलेक्ट्रोलाइसिस भी बता दिया मैंने आपको, सोडियम क्लोराइड। अब जो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है ना इलेक्ट्रोलाइसिस की, वो भी ज़रा देख लें भाई। इलेक्ट्रोलाइसिस की डेफिनेशन यहाँ क्या कह रही है? द मूवमेंट ऑफ कैटाइंस एंड एनाइंस। कैटाइन कौन से हैं? ये वो आयन जो कि कैथोड की तरफ जा रहे हैं। कौन सा आयन कैथोड की तरफ जा रहा है? ये सोडियम आयन। तो ये क्या कहलाया? कैट आयन, क्योंकि ये कैथोड की तरफ जा रहा है ना, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। ये क्या कहलाएगा? नेगेटिव आयन, एन आयन। क्या इनकी मूवमेंट नहीं हो रही? मूवमेंट हो रही है। अभी क्या कह रहा है? द मूवमेंट ऑफ कैटाइंस एंड एनाइंस टूवर्ड्स देयर रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। अपने मुतल्लिका, अपने रिलेटेड इलेक्ट्रोड्स की तरफ जो ये मूवमेंट हो रही है कैटाइंस और एनाइंस की, एकम्पनाइंग ऑल केमिकल चेंजेस। एकम्पनाइंग का मतलब है हमरा, इसके साथ साथ, कि इस हरकत के साथ साथ क्या हो रहा है? ऑल केमिकल चेंजेस, जो भी केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। और आपने दो तरह के केमिकल रिएक्शन देखे हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। अभी इसके अलावा और भी हैं। इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन कहलाएगा। इस सोल्यूशन का भी तो कोई नाम तो होगा ना भाई। देखिए, ये पानी लिया था आपने और उसके बाद इसके अंदर नमक डाला था, तो पानी के अंदर आपने नमक डाल दिया तो सोल्यूशन तो बना। ये सोल्यूशन क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन कहलाएगा। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के ज़ेरे असर कौन ये काम करवा रहा है? इलेक्ट्रिक करंट करवा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में फ़र्क होता है, ये आपको इंशाल्लाह आगे बताएंगे। इज़ नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इस सारे प्रोसेस को, जिसमें क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रही है कैटाइंस की और एनाइंस की। ये जो प्रोसेस है मूवमेंट ऑफ कैटाइंस का और एनाइंस का टुवर्ड्स देयर रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स, और उसके साथ साथ जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं इस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के अंदर, इस मूवमेंट ऑफ कैटाइंस और एनाइंस को जो है क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। ठीक है भाई। अगला जो टॉपिक है हमारा अब गैल्वेनिक सेल है। ठीक है, सेल पोटेंशियल है, एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक एंड कॉपर है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है, ये सारा का सारा। लेकिन आप जो है अगर किसी को भी ये वीडियो रिकमेंड करें ना, तो आपसे मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, कि इसके पिछले पार्ट आप उसको बोलिएगा यार पहले वो पिछले पार्ट देख लो, पार्ट 1 से शुरू हो, पार्ट 2, पार्ट 3। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट है। देखिए, आप बीच में अगर आ जाएंगे ना तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, होगी ना प्रॉब्लम। तो ऐसा ना करें, टूटे फूटे कॉन्सेप्ट आप लेंगे, कोई आपको बात समझ में नहीं आएगी, आप मुझे बुरा भला कहेंगे। इसके अलावा अगर आप डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन देखना चाहते हैं तो भाई डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के ऊपर 6-7 वीडियोस मैंने बनाई हैं, पूरी तारीख उसमें देखें आप। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन वो देखें आप, उसकी वो ये सब बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट के अंदर ये वीडियोस मौजूद हैं। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है वो देखें, उसके अंदर प्रोटॉन की डिस्कवरी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, जिसके अंदर मैंने ये भी बताया कि एटम बम कैसे बनाया गया, ये मैंने बताया। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, जेम्स चैडविक ने 1932 में जो न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। ठीक है, इसके अलावा अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की प्लेलिस्ट मौजूद है, वो देखिए आप। 18 वीडियोज़ हैं, अपनी इंग्लिश की बेसिक्स अच्छी करें। और एडवांस इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो फिर आप देखिए वो एडवांस 1 के नाम से प्लेलिस्ट पढ़िए, उसके अंदर मैंने टेंसेस कराए हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये करें आप। इसके अलावा अगर आपकी मैथमेटिक्स की बेस अच्छी नहीं है तो बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स जो है उसकी भी वीडियो मैंने उसकी प्लेलिस्ट भी मौजूद है। पार्ट 1 से देखना शुरू कीजिए, अपनी बेसिक्स अच्छी कीजिए मैथमेटिक्स की। और अगर बेसिक्स अच्छी हैं, एडवांस मैथमेटिक्स करना चाहते हैं, फैक्टराइजेशन की पूरी सीरीज़ मैंने बनाई हुई है। मैट्रिसेस जो हैं उनकी पूरी सीरीज़ मैंने बनाई हुई है। सिंपल कैलकुलेशंस जो हैं उसकी सीरीज़ मैंने पूरी बनाई हुई है। ठीक है,
10th क्लास मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट पड़ी होगी, 10th क्लास मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट होगी उसके अंदर। और क्या है, ये फिज़िक्स वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट, स्केलर और वेक्टर अगर आपको बुरे तरीके से डिस्टर्ब करता है तो फिज़िक्स की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसके अंदर आप स्केलर मैट्रिक्स से फर्स्ट ईयर तक के कॉन्सेप्ट्स जो हैं, मेजर कॉन्सेप्ट्स वेक्टर्स के, वो मैंने सब करवाए हैं, वो देखें, आप वेक्टर्स सीखें। और भी दूसरी फिज़िक्स की वीडियोस जो हैं वो पड़ी हुई हैं। पाकिस्तान स्टडी जो है वो प्रॉफिट्स की हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो पाकिस्तान स्टडी जो है उसमें देखें आप। पाकिस्तान स्टडी के अंदर जो पहली मैंने वीडियो बनाई है उसमें हिस्ट्री ऑफ प्रॉफिट्स है, सारी की सारी पूरी तारीख़ अंबिया कराम की, और उसके बाद आगे सब मैंने ये सारी तफसील मैंने बताई है। उर्दू की भी प्लेलिस्ट मौजूद है, इस्लामियात की प्लेलिस्ट मौजूद है। भाई क्या कुछ मौजूद नहीं है हमारे इस चैनल के ऊपर, रटना नहीं समझना है यार, काबिल बनना है तो आ जाइए मेरे साथ, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।